हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग यूकेपीएससी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज। सो इसमें क्या कहा है आपको कि डी और एन क्या है हमारे इफेक्टिव डेप्थ और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है लीवर आर्म। सो एक बार फिगर में देख लेते हैं। ये रही आपकी बीम और ये रहा इसका स्ट्रेस डायग्राम। अब क्या है, हमें लीवर आर्म निकालना है। लीवर आर्म क्या होगा कि दोनों जो फोर्सेस होंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लीवर आर्म कहेंगे। सो हमारी जो टेंसाइल फोर्स है वो कहाँ लग रही है, इस पॉइंट पर, जो कि जो डी है हमारा उसका बॉटम है। और जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स होगी वो कहाँ होगी, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, जो कि कहाँ पे होगा, अगर ये हमारा के डी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो कि एक्स है, सो बॉटम से कितना होगा ये x/3। सो हमारा जो लीवर आर्म हो जाएगा d माइनस x/3। सो आपका आंसर हो जाएगा d माइनस n/3। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट इन बीम्स शुड नॉट एक्सीड। सो हमारा जो टेंशन इन्फोर्समेंट होता है बीम में वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो टेंशन इन्फोर्समेंट क्या होता है कि जो बीम होती है आपकी, टेंशन कहाँ आएगा इसका, नीचे की साइड, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो भी आपका पोर्शन है यहाँ टेंशन आएगा। सो इस एरिया में जो हमारा टेंशन होता है, जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, टेंशन इन्फोर्समेंट बोलते हैं। सो ये कितना % होना चाहिए मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंग टू IS कोड ये जो आपको परसेंटेज होगा ये मैक्सिमम कितना होगा, 0.04 BD। इसका मतलब कितना हो गया, 4%। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 4%। Next, if EC and ES are the modulus of elasticity of concrete and steel respectively, then the modular ratio M will be। सो अगर EC और ES आपके क्या हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके, कंक्रीट और स्टील के, तो आपका जो मॉडुलर रेशियो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आपने WSM में पढ़ा होगा कि जो मॉडुलर रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ES डिवाइडेड बाय EC। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा B, ES डिवाइडेड बाय EC। अब EC कैसे निकालते हैं, सो EC का फॉर्मूला क्या होता है, 5000 स्क्वायर रूट FCK। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एज द परसेंटेज ऑफ टेंसल स्टील इंक्रीजेस, ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेस, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस, ऑप्शन सी देयर इज नो इफेक्ट ऑन न्यूट्रल एक्सिस, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सो कंक्रीट बीम में जब आपका टेंशन स्टील बढ़ता है, टेंशन स्टील कौन सा होता है, जो नीचे के पोर्शन में होगा आपका ये टेंशन स्टील होगा। जब आपका टेंशन स्टील बढ़ेगा तो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि टॉप से जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो घटेगी, वो बढ़ेगी, या फिर इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो जब हमारा टेंशन स्टील बढ़ता है तो जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ वो किसकी तरफ चली जाती है, स्टील की तरफ जाती रहती है। सो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। नेक्स्ट, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, if the stress in concrete reaches its permissible limit earlier than that in steel, the beam section is called। सो अगर आपका एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है और उसमें जो कंक्रीट की जो परमिसिबल लिमिट तक जो स्ट्रेस पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, स्टील से पहले पहुंच रहा है। सो ये बीम कैसी होगी, सो अगर हमारा कंक्रीट में जो फेलियर है वो स्टील से पहले आता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टील है वो क्या होगा, ज़्यादा डला हुआ होगा उसमें, तभी तो पहले कौन सा फेल हुआ, कंक्रीट फेल हुआ। तो इसका मतलब बीम कैसी होगी, बीम ओवर इन्फोर्स्ड होगी। सो ऑप्शन विल बी बी, ओवर इन्फोर्स्ड बीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बिहेव एज वन वे स्लैब। सो इनमें से कौन सी स्लैब आपकी वन वे स्लैब की तरह बिहेव करेगी। ऑप्शन ए सिंपली सपोर्टेड along two opposite edges, B simply supported along 3 edges, या फिर C simply supported along all the 4 edges। सो एक बार देख लेते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होते हैं। सो वन वे स्लैब कौन सी होती है आपकी, जिस स्लैब में जो हमारा स्पान का जो रेशियो होता है
वो कितना होता है, ग्रेटर देन 2। और 2 वे स्लैब कौन सी होती है, जिसमें ये रेशियो 2 से लेस होता है। सो 1 वे स्लैब में क्या होगा, जब इनका रेशियो 2 से ग्रेटर होगा, सो जो हमारा लोड है वो किन पे जाएगा, ये हमारे जो लॉन्गर वॉल्स हैं उन पर ट्रांसफ़र होगा, बस वन साइड होगा, इसलिए हम इसको 1 वे स्लैब बोलते हैं। 2 वे स्लैब में ये इक्वली 4 डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर हम सिंपली सपोर्टेड 2 वॉल्स लगाएं, बस 2 ही वॉल्स लगाएं, तो ये स्लैब कौन सी होगी। अभी जो यहाँ पे जो छोटी वाली वॉल्स हैं इनको लगाएं या फिर ना लगाएं, इन पर तो लोड आना नहीं है। सो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन विल बी ए, सिंपली सपोर्टेड अलोंग 2 अपोजिट एजेस। सो अगर 2 अपोजिट एजेस में सिंपली सपोर्ट दे दें तो वो स्लैब कैसी हो जाएगी, 1 वे स्लैब हो जाएगी। नेक्स्ट, द shear reinforcement in a reinforced concrete beam is provided to resist। सो बीम में जो हमारा shear reinforcement दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, डायगोनल टेंशन के लिए, क्योंकि डायगोनल कंप्रेशन तो बीम ईजिली हैंडल कर लेती है बट डायगोनल टेंशन नहीं कर पाती। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डायगोनल टेंशन। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ अ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कॉलम सेक्शन इज। सो आपका जो सीमेंट कंक्रीट कॉलम है उसका इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है। इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है कि जो हमारा कॉलम या फिर बीम है उसमें क्या होगा, एक तो होगा हमारा कंक्रीट, दूसरा क्या होगा, कुछ स्टील रीइंफोर्समेंट होगा। अब अगर हम इस स्टील रीइंफोर्समेंट को हटा के इसकी जगह क्या करें, कंक्रीट डाल दें, तो कितना एरिया लगेगा कंक्रीट का, मोल्डर रेशियो इसको आपस में को रिलेट करता है। यानी कि अगर एरिया ऑफ स्टील हमारा है ASC और एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है AC, सो मॉडुलर रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट आएगा इस पोर्शन की जगह वो कितना आएगा, M टाइम्स ASC, यानी कि जो कंक्रीट का एरिया आएगा वो उसका M टाइम्स होगा। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, AC प्लस M AC। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। सो कॉलम में जो हम स्टील बार्स डालते हैं उसका डायमीटर कितने से कम नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 जो आपका डायमीटर होगा मिनिमम वो कितना होगा, 12 mm। सो और क्या क्या चीज़ें एक बार वो भी देख लेते हैं। सो जो आपका इसमें मिनिमम परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 0.8% और मैक्सिमम 6%। अब क्या है, कितने बार्स डलने चाहिए, सो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम कितना होना चाहिए, 4, और इन सर्कुलर कॉलम्स 6। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो बैक टू द क्वेश्चन। सो आंसर हो जाएगा आपका C, 12 mm। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन RCC कॉलम इज। सो अभी हमने IS कोड में देखा था कि जो सर्कुलर RCC कॉलम होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं, 6 नंबर ऑफ बार्स होते हैं, और रेक्टेंगुलर में कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। सो आंसर विल बी C, 6। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 साइड फेस reinforcement is provided in RCC beams when depth of beam exists। सो जो हमारी RCC बीम है उसमें साइड reinforcement कितनी डेप्थ से ज़्यादा में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर ये हमारी एक बीम है सो उसकी ये डेप्थ कितनी से ज़्यादा हो जो कि हम साइड reinforcement को प्रोवाइड कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 ये जो आपकी डेप्थ है वो कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 750 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये हमारी डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हुई फिर क्या करना पड़ेगा, हमें साइड reinforcement प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो 0.1% ऑफ द होल एरिया, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा आपका B, 750 mm। नेक्स्ट, एज पर IS कोड 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज। सो ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका कितना होना चाहिए RCC में। सो IS कोड के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेड है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, M20 से कम नहीं होना चाहिए। और यही ग्रेड अगर आपका PCC के लिए पूछ लें तो उसमें कितना होगा, उसमें ही हो जाता है आपका
15. So answer will be C, M20. Next, as per IS 456-2000, the maximum spacing of shear reinforcement along the axis of the beam for vertical struts should be less than. So जो हमारे बीम में shear reinforcement होगा यानी कि वर्टिकल स्ट्रप्स होंगे, उनका जो स्पेसिंग होगा वो किससे कम होना चाहिए. सो IS कोड के अकॉर्डिंग ये जो हमारा स्पेसिंग है वो किससे कम होना चाहिए, 0.75 D से कम होना चाहिए. और किससे एग्जीड नहीं करना चाहिए, सो 300 mm से एग्जीड नहीं करना चाहिए. मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 300 mm, और जनरली 0.75 D से कम होना चाहिए. सो आंसर हो जाएगा आपका ये 0.75 D. नेक्स्ट, in limit state design method, the partial safety factor for steel as per IS code 456-2000 is. सो LSM में जो हम पार्सल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो स्टील का कितना लेते हैं, 1.15, और कंक्रीट का कितना लेते हैं, 1.5. स्टील का कम क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो स्टील की हमारे मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ होती है, प्लांट में होती है, यानी कि एक वर्कशॉप में होती है. जबकि कंक्रीट जो बनता है वो कहाँ बनता है, फील्ड में बनता है. सो इसकी एक्यूरेसी जो हमारी होगी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. सो इसी वजह से जो हमारा स्टील का सेफ्टी फैक्टर है वो कंक्रीट के कंपैरिजन में कम होता है. सो आंसर हो जाएगा आपका C, 1.15. नेक्स्ट, द नॉमिनल shear स्ट्रेस इन अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज गिवन बाय. सो shear स्ट्रेस हमारा कंक्रीट बीम में कितना होगा. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे फोर्स कौन सी रहेगी, shear फोर्स. सो फोर्स अपॉन एरिया VU डिवाइड बाय BD. सो आंसर हो जाएगा आपका B, VU डिवाइड बाय BD. नेक्स्ट, द फॉर्मवर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बीम्स ओनली आफ्टर. सो जो हम बीम में फॉर्मवर्क लगाते हैं वो कितने दिन बाद रिमूव किए जाने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रॉप्स. प्रॉप्स क्या होते हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं. सो IS कोड के अकॉर्डिंग बीम के केस में जो हमारा सोफिट फॉर्मवर्क है, यानी कि अगर ये आपकी बीम है तो उसके नीचे जो फुल सपोर्ट होता है उसका हटाने का टाइम क्या है, 7 days. उसे हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, कुछ वर्टिकल सपोर्ट्स लगा देंगे जिनको हम प्रॉप्स कहते हैं. अब इन प्रॉप्स को हटाने का टाइम क्या होता है, सो अगर आपकी बीम 6 मीटर तक है तो उसका हटाने का टाइम क्या होगा, 14 days होगा. बट अगर ये लेंथ जो आपकी है 6 मीटर से ग्रेटर है तो हटाने का टाइम हो जाएगा 21 days. सो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे है वो कितना है, बस 14 days. सो ऑप्शन विल बी D, 14 days. नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज. सो LSM में जो हम स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया लेते हैं वो कितना लेते हैं. सो एक बार फिगर में देख लीजिए, जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है कंक्रीट का वो कैसा होता है, पैराबोलिक प्लस रेक्टेंगुलर. अब इसका जो एरिया आता है कैलकुलेट करके वो कितना आएगा, 0.36 FCK/B XU. सो आंसर हो जाएगा आपका D, 0.36 FCK/B XU. बस यहाँ पे B मिसिंग है. सो नेक्स्ट, इफ FCK एंड FY आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड yield stress of steel respectively, and ES is the modulus of elasticity of steel, the ultimate flexure strain in concrete can be taken as. सो अगर FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की और FY क्या है, yield स्ट्रेस ऑफ स्टील. सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि जो अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन होगा कंक्रीट में वो क्या लिया जाता है. सो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं. जो अल्टीमेट स्ट्रेन हम कंक्रीट में लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0.0035. सो आंसर हो जाएगा आपका C, 0.0035. सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.